इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 2020 की सबसे बड़ी महामारी को मात देने की तैयारी पूरी हो गई है 2021 में। अब से बस चंद दिनों बाद ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यानी कि वैक्सीनेशन की वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका सबको इंतजार था। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये संकेत दिए हैं कि इसी महीने की 13 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। हर आम आदमी तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए सरकार ने व्यापक तैयारी की है। इसके लिए देश भर के सैकड़ों सेंटर्स पर ड्राई रन चल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नया साल नई खुशखबरी लेकर आया है और खुशखबरी की सबसे बड़ी वजह है वो वैक्सीन जिसे लगाकर कोरोना महामारी को मात दी जा सकती है। भारत में आज से लगभग एक हफ्ते बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। देश के करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और इसकी घोषणा खुद हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है। बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अगले चंद दिनों में ही वैक्सीन शुरू हो सकती है और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है। पूरे देश में अब तक लगभग 300 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो चुका है। वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन को पहुंचाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन को जब परिवहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वैक्सीन कैरियर्स के माध्यम से होती है। इसको पैसिव इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है तकनीकी भाषा में। इट मीन्स कि ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो या तो बिजली पर चल रहे हैं या सोलर पावर पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, दे ऑल वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी और ऑन सोलर पावर। लेकिन जब आप ये जो हमने आपको दूसरे रंग से येलोइश कलर से दिखाया है, ये वो इक्विपमेंट हैं या वो प्रोसेस हैं जो पैसिव इक्विपमेंट पर आधारित हैं। यानी आइस बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर्स, इन पे भी टेम्परेचर मापने के यंत्र लगे रहते हैं ताकि जो भी वैक्सीन ले जा रहा है पैसिव इक्विपमेंट में। दुनिया के साथ साथ देश ने जिस वैक्सीन के सपने के साथ साल 2020 गुजारा, वो सपना 2021 में पूरा हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ड्राई रन पर स्वास्थ्य मंत्रालय बारीक नजर रख रहा है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए ड्राई रन चलाया जा रहा है। ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन से पहले सारी तैयारी का जायजा लेना है और कोई कमी हो तो उसमें सुधार करना है। देश के पास दो वैक्सीन हैं। दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। निष्ठा और स्वाति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वैक्सीनेशन का ड्राई रन अलग अलग राज्यों में चल रहा है। पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है ताकि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाया जा सके। लेकिन आखिर ड्राई रन क्या है और किस तरह से ड्राई रन के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया असल में शुरू होगी, वो हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीन का ड्राई रन कई लेयर्स में पूरा होता है। एक एक करके उनकी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि टीकाकरण का ड्राई रन मॉक ड्रिल की तरह होता है। जी हाँ, सिर्फ वैक्सीन ही नहीं होती इसमें, बाकी सभी तरह के जो प्रक्रियाएं हैं, जो परीक्षण हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टीकाकरण तक हर पहलू की जांच होती है। माइक्रो प्लानिंग, सेशन साइट मैनेजमेंट, ऑनलाइन डेटा परीक्षण, ये तमाम चीजें इसमें शुमार की जाती
जाती हैं। असली टीकाकरण के वक्त आने वाली चुनौतियों का आकलन किया जाता है। जहां कहीं भी कोई कमी रह गई है उसे दूर किया जाता है और इसीलिए ड्राई रन का बहुत बड़ा महत्व है। हर देश में जहां भी इस तरह की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वैक्सीनेशन की, वहां ड्राई रन जरूर किया जाता है। अब किन देशों में कौन से कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि किस वैक्सीन को किस देश में मंजूरी मिली है। कनाडा में 9 और 23 दिसंबर को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिली, तो अमेरिका में 11 और 18 दिसंबर को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी मिली। अगर बात ब्रिटेन की करें तो वहां 2 दिसंबर को फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी मिली और 30 दिसंबर को एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को मंजूरी मिली। यूरोपियन यूनियन ने 21 दिसंबर को फाइजर के वैक्सीन को मंजूरी दी और चीन ने 31 दिसंबर को सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दी। 23 दिसंबर को अर्जेंटीना ने रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी। इसके साथ ही भारत में 3 जनवरी को एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक दोनों के वैक्सीन को मंजूरी मिली, जैसा कि आप जानते हैं, और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब कौन सी वैक्सीन कब तक आने वाली है ये आपको बताते हैं। देखिए, कौन सी वैक्सीन कब तक आ रही है और उसकी कीमत कितनी रहने वाली है ये हम आपको बता रहे हैं। कोविशील्ड जनवरी फरवरी तक 500 से 600 रुपए में ये आप तक पहुंचेगी। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है मार्च अप्रैल तक आने वाली है, 1000 रुपए इसकी कीमत रहेगी। कोवैक्सीन जो है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, मार्च अप्रैल तक ये ठीक तरीके से आएगी, 100 रुपए इसकी कीमत रहेगी, ये बताया जा रहा है। मॉडर्ना जो वैक्सीन है जनवरी फरवरी तक आएगी, 1854 रुपए से 2744 रुपए तक इसकी कीमत रहेगी। तो ये वैक्सीन कौन सी कंपनी की है, कब आएगी और इसकी कीमत कितनी रहेगी ये हमने आपको बताया। इसके साथ ही वैक्सीन के बीच कोरोना कंपटीशन कैसे चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। मुख्य रूप से 6 वैक्सीन के बीच कंपटीशन चल रहा है। अगर आप इनके ट्रायल के साइज, प्रभाव और हैंडलिंग के तापमान की तुलना कर लेंगे तो आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा वैक्सीन कितने पानी में है और कहां खड़ा है। फाइजर की वैक्सीन का ट्रायल 4400 लोगों पर किया गया। इसके साथ ही -70 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाकर इसके लिए रखना जरूरी है और इसका प्रभाव 95% तक बताया जा रहा है। मॉडर्ना की बात करें तो इसका ट्रायल करीब 30,000 लोगों पर हुआ है। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाकर रखना जरूरी है और इसका प्रभाव 95% तक रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभाव, इसका एफिकेसी बहुत अच्छी है। रूस की जो गमेलिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है स्पुतनिक, उसका ट्रायल 40,000 लोगों पर किया गया। इसके लिए -18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी कि इसका जो प्रिजर्वेशन है वो थोड़ा मुश्किल है और 91% इसका प्रभाव बताया जाता है। ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है कोविशील्ड, उसका ट्रायल 65,000 लोगों पर किया गया और इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव 70% तक बताया जाता है और भारत में भी इसको मंजूरी मिली है। चीन की वैक्सीन सिनोफार्म का जो ट्रायल है 50,000 लोगों पर हुआ है। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाकर रखना बेहद जरूरी होता है और इसका प्रभाव 79% बताया जाता है। इसका भी जो प्रिजर्वेशन है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि कम जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो बहुत मुश्किल होता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बारे में भी आप जान लीजिए। 26,000 लोगों पर इसका ट्रायल हुआ है। इसके लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाकर रखना जरूरी है, लेकिन अभी तक इसके प्रभाव के जो पूरी तरह से आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं। खासतौर से तीसरे दौर के जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं है और ये बताया जा रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल बेसिस पर इसे मंजूरी दी गई है और तमाम तरह के सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं और उन्हीं में से कुछ सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। डॉक्टर राकेश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट एम्स के, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं, चीफ न्यूरोसाइंस एम्स। हम सबसे पहले डॉक्टर राकेश आपका रुख करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि ड्राई रन तो चल रहा है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 13 या 14 तारीख से, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल फेज की हम बात कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल फेज में मंजूरी मिली है अगर कोवैक्सीन को, तो इसका मतलब जरा लोगों को समझाइए, क्योंकि तमाम सवाल खड़े हुए। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी हुआ सीरम इंस्टीट्यूट और
भारत बायोटेक की ओर से, और ऐसा लग रहा है कि अब उन विवादों को हवा दी जा रही थी जिस तरीके से, उस पर लगाम लगा है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल मोड का क्या मतलब है अगर इस मोड में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है? डॉक्टर साहब। आई थिंक एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना उतना जरूरी हो जाएगा, बिकॉज जब भी हम कुछ नया डिजीज के बारे में बात करते हैं, आपको पता है कि कोविड एक नया डिजीज है और उसका हमारे पास प्रीवियसली कोई वैक्सीन वगैरह नहीं था। इसी तरह से जब भी हम कोई दवाई या कोई भी वैक्सीन जो कि ह्यूमन बींग्स में यूज होता है, तो वो एक डिफरेंट फेजेस में जाता है, जिसको क्लिनिकल ट्रायल फेजेस कहते हैं। पहले वो एनिमल स्टडी में किया जाता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किया जाता है, फिर एक सिलेक्टेड पॉपुलेशन में किया जाता है, जो कि उनको सारा जो जितने पेशेंट्स को ये दवाई या वैक्सीन दिया जा रहा है उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है। तो ये जो फेजेस हैं, इसमें जब इस फेजेस से कोई भी दवाई पूरा पास हो जाती है, फिर उसको फाइनली मार्केट में लॉन्च किया जाता है और पोस्ट मार्केटिंग भी सर्वेलेंस किया जाता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। अब क्योंकि एक कोविड पेंडेमिक था, हम इतना समय वेट नहीं कर सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन उसको हम लॉन्च करें, उसका वेट करें, उसका एंटीबॉडी टाइटर कितना रहेगा, 1 साल तक इम्यूनिटी कितनी रहेगी, वो तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोविड के अपने एक इश्यूज रहेंगे। तो लेकिन कोविड वैक्सीन जिस तरह से बनाया गया है, इसका सेफ्टी प्रोफाइल जितने वैक्सीन्स के रिसर्च में इंक्लूड हुआ, काफ़ी सेफ पाया गया है। तो उस पर्पज के लिए, क्योंकि हम वो ट्रायल फेज पास नहीं किए हैं, तो इसको और सेफ्टी इसका काफी हद तक प्रूव हुआ है वेरियस स्टडीज के अंदर, जितने भी वॉलंटियर स्टडीज इनिशियली हुई है, तो उस बेसिस के लिए इसको हम क्लिनिकल ट्रायल फेज में रख रहे हैं। दैट्स व्हाई इट हैज बीन लॉन्च इन द फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी यूज ऑफ अ ड्रग, बिकॉज इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी अपीयर्स टू बी वेरी गुड, एंड राइट नाउ इन पेंडेमिक वी नीड फॉर दिस वैक्सीन। इसीलिए इसको हम क्लिनिकल ट्रायल फेज में रख रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास डेटा आता रहेगा, सेफ्टी प्रोफाइल और आते रहेंगे, तो ये क्लिनिकल ट्रायल फेज खत्म हो जाएगा, एंड देन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ ओपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरीथिंग. But it will be in the interest of public that they participate into it, and all persons will be monitored for it. In case if they have any issues, they will be given full care. बट जितना अभी तक हमने देखा वैक्सीन का रिस्पांस देखा है, जितना अभी तक वॉलंटियर्स में किया गया, इट अपीयर्स टू बी अ सेफ वैक्सीन. तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है. वी कैन गो अहेड एंड एटलीस्ट इट विल बी हेल्पिंग अस टू क्रिएट इम्यूनिटी. डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, मैं आपसे भी यही सवाल समझना चाहती हूँ, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल मोड में अगर कोवैक्सीन को इजाजत मिली है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका एक पहलू ये भी है कि एफिडेविट लिख कर लिया जाता है कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कैसे आगे तय होगी. इससे लोगों में थोड़ा संशय तो पैदा होता है. लोगों में पैनिक ना हो या फिर लोगों में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, इसके लिए आप किस तरह एक्सप्लेन करना चाहेंगी? क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब सेफ्टी और जो एफिकेसी है उससे कैसे रिलेटेड है? तो हम पहले ये समझ लें शुभ्रा जी कि जब ये वैक्सीन रोल आउट होगा तो आपको पता है कि जो पहले रोल आउट इज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड जो 50 इयर्स प्लस कोमॉर्बिडिटीज. और ये जो मैस है 30 करोड़ जो है, वो उनसे ये साबित हो जाएगा, एक हमारा रोल आउट की प्लान की सक्सेस, कोई भी जो भी चैलेंजेस आ रहा है. दूसरी चीज इसकी इफेक्टिवनेस, और तब तक हमारे पास ये डाटा भी आ जाएगा जब हम एक्चुअल पॉपुलेशन उसके बाद रोल आउट करेंगे. नाउ दिस इज एक्चुअली द बेसिस कि इमरजेंसी यूसेज का. इमरजेंसी यूसेज का मतलब क्या है? जैसे डॉक्टर गर्ग ने बताया, हमारा टाइमलाइंस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, है ना, कि हम जैसे पहले जो एक्सपीरियंस के साथ पिछले 100 साल के साथ जो गाइडलाइंस बनी है कि हम हर फेज में करें, फेज 3 भी चलाएं, 1 साल वेट करें, उसकी एफिकेसी देके देन गो टू फेज 4, उस तरह से हम करते जाए तो हमारे सर्वाइवल ही नहीं रहेगा ना. तो एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स. इसीलिए तो सोच समझ के, बहुत चिंता करके ही तो ये जो उसके अनुसार ये DCGI and the Ministry of Health has given out these guidelines, and we should trust them. Now what happens here is, जब कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड ये दोनों भी हमारे आर्मामेंटेरियम में इसीलिए है, 2 कारण के लिए. एक तो जो बल्क प्रोडक्शन जो हमारा इतना सारा आ जाएगा. दूसरा चीज कि ये जो वायरस रूप जो है ना, उसकी जो ऑनस्लॉट, एक जो स्पाइक प्रोटीन है, एक होल विरियन है, ये म्यूटेशंस हो रहा है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी है.
सो बायोलॉजिकल प्लॉसिबिलिटी से ही हाइपोथेसिस बनती है, उसको प्रूफ बाद में मिलती रहेगी। पर अगर हमारे आर्सेनल में दोनों है और हम क्लिनिकल ट्रायल मोड, आपको पता है शुभ्रा जी, मैं भी तो वॉलंटियर थी वो फेज 3 कोवैक्सीन ट्रायल में। अब द फैक्ट रिमेन्स कि क्लिनिकल ट्रायल का क्या है कि आप कंसेंट दे रहे हो। नाउ कंसेंट मेरे से भी लिया था और वो फेज 3 ट्रायल में थी, वो रोल आउट में नहीं था। तो उसमें तो बताते हैं ना, सब कुछ सच बताते हैं कि बिकॉज वी डू नॉट नो इसलिए तो वो ट्रायल है। तो आप कंसेंट दीजिए, मैं तो कंसेंट दे दी। द फैक्ट इज कि मैं आपके सामने हूँ, सही सलामत हूँ, मैं ठीक हूँ। तो बट द थिंग इज डोंट बी स्केयर। ये क्लिनिकल ट्रायल मोड इसीलिए है कि साइंटिफिक रिगर के लिए इट इज बीन एस्टैब्लिश। इट डजंट मीन दैट देयर इज अ हार्म, बिकॉज सेफ्टी प्रोफाइल का काफी सारा डेटा एंड कोवैक्सीन का भी लैंडसेट में पब्लिश हुआ। इट डजंट मीन कि कोई पब्लिश की रिजल्ट ही नहीं है। ठीक है, आप कह रही हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी बाकायदा कंसेंट दिया था और उसके बाद ये जो वैक्सीन है ट्रायल फेज से गुजरी और आज ये स्थिति है कि 2 वैक्सीन भारत के पास है और दोनों वैक्सीन दी जा सकती है लोगों को। कोरोना से लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। राकेश जी, मैं चाहती हूं कि इस बात पर भी चर्चा हो कि आखिर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन दिए जाने के बाद, और वो कितना कॉमन प्रोसेस है जिससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कुछ घंटे तक, वैक्सीनेशन के कुछ घंटे तक कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। कितने घंटे तक सावधान रहने की जरूरत है? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भी व्यूअर्स में जो भी पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आई एम अ यंग पेरेंट, सो आई नो दैट मेरे बच्चे को BCG वैक्सीन भी लगा था, HPV भी लगा था, ठीक है, DPT का डोज भी लगता है, और पैर में जब कभी लगता है तो छोटा सा इंजेक्शन लगता है तो पेन भी होता है। सो आई थिंक हम सब इंडियंस को पता है इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज रनिंग वेरी गुड, एंड ऑल ऑफ अस नो दैट जब एक बच्चे को लगता है तो यूजली हम बोलते हैं कि 6 घंटा 12 घंटा हल्का सा दर्द रहेगा। सभी बोलते हैं कि बच्चे को बुखार हो जाए तो क्रोसिन दे दीजिएगा, हाथ में थोड़ा सा दर्द हो जाए तो थोड़ा सा आइस लगा सकते हैं, अदरवाइज वो अपने आप 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बने, तभी तो हमें वो रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं। जितना भी अगर हम डाटा देखें कोविड वैक्सीन के रिलेशन में, उसमें भी ये थोड़े हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हल्का सा थकावट रहता है, माइल्डिया जिसको बोलते हैं, फटीग जिसको थोड़ा सा रहता है, और हल्का बहुत फीवर रहता है। सारे सिम्टम्स अभी तक जितना भी हमारे पास डेटा आया, ऐसा नहीं है कि किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उसको ऑब्जर्व करने के लिए। बट लेकिन क्योंकि जैसे पद्मा मैडम ने भी बताया कि हम कंसेंट तो लेते हैं, जब कंसेंट लेते हैं तो उसमें यह भी बताया जाता है कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो दिस मीन्स समटाइम्स व्हेन समबडी इज रिक्रूटेड इन अ क्लिनिकल ट्रायल, दे गेट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ऑल द साइड इफेक्ट। जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स रहेंगे, जैसे फीवर, हल्का सा बुखार या हल्की सी थकावट। बट उस जब कंसेंट फॉर्म में होते हैं तो कुछ रेयर सिम्टम्स भी लिखेंगे, जो कि 1 in 100 मिलियंस होंगे, बहुत रेयर सिम्टम्स होते हैं। वो सभी वैक्सीन में होते हैं, पोलियो में भी हो सकते हैं, लेकिन पोलियो का प्रोफाइल तो इतना अच्छा रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड नाउ इन इंडिया। सो सिमिलर विल बी फॉर कोविड ऑल्सो। आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, नो मेजर साइड इफेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड। Usually it will be for say 12 hours to 48 hours, mild symptoms like fever or some amount of fatigue and myalgia, but then it will be taken care of. So nothing to worry about. ठीक है डॉक्टर पद्मा, ये भी जरा समझाइएगा दर्शकों को कि आखिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के कितने घंटे तक आफ्टर इफेक्ट्स का खतरा होता है, और जो डॉक्टर्स हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, जाहिर है कि वो हर एक व्यक्ति के साथ टच में रहेंगे। एक ऐप भी बनाई गई है इसके लिए, कोविन ऐप के नाम से, और इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो इंसान घर चला जाए उसके बाद भी उसकी तबीयत पूछी जाए फोन करके। और ऐसा कई राज्यों से रिपोर्ट्स आई हैं कि इस प्रक्रिया का पालन किया गया, और लोगों से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हाँ, बाकायदा डॉक्टर्स टच में थे। तो इस प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है, और कितने घंटे तक जो पेशेंट है, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, वो कितने घंटे तक एहतियात बरतें? हाँ, तो जो फेज 3 ट्रायल में भी थे, तो अभी तक तो फॉलोअप चल ही रहा है। तो वो लोग पूछते, हालांकि मैं यहीं के हूँ, फैकल्टी हूँ, फिर भी ट्रायल के अनुसार जो पूछताछ करना है वो जरूर फोन करके पूछते कि मैडम आप ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो ट्रायल में भी ये होता है, सेम थिंग उसमें जब रोल आउट होते हैं वहां भी होती है। और कोविन ऐप जो है,
इट्स अ वेरी एम्बिशियस ऐप एंड आई मस्ट से वंडरफुल ऐप, क्योंकि ये जो है, ये जो कैप्चर कर रही है एंटायर प्रोफाइल ऑफ अ रोल आउट, मतलब किसको लगेगा, उसकी डेमोग्राफिक्स, कहाँ रहते हैं, कहाँ रजिस्टर होना है, कैसे रजिस्टर होना है, उसकी नॉलेज की ये क्या चीज है, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, जब रजिस्टर होगा कहाँ आना है और किससे मिलनी है, कैसे होगा, द टाइमलाइन ऑफ कहाँ बैठना है, कब अंदर जाना है, कौन लगाएगा, लगाने के बाद कितने देर तक बैठना है, बैठने के बाद जब वापस जाते हैं फॉलोअप कैसे होते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स हो तो उसको वो पूछताछ करके वो रिकॉर्ड होगा। तो जो सर्वेलेंस पोस्ट, जो वैक्सीनेशन सर्वेलेंस भी बहुत ही रोबस्ट बना के लगा हुआ है एंड यही रोल आउट में ड्राई रन में भी ये कैप्चर कर रहे हैं। तो इसे पुख्ता किया गया है कि कैसे वैक्सीनेशन करवाने वाले हर व्यक्ति के संपर्क में रहें डॉक्टर्स और फॉलोअप लेते रहें, ताकि किसी भी तरह का अगर साइड इफेक्ट हो तो तुरंत दवाई दी जा सके, तुरंत इलाज किया जा सके। डॉक्टर राकेश, एक सवाल तमाम लोगों के जहन में है कि नए स्ट्रेन का मामला बढ़ता जा रहा है, रोज कुछ नए केसेस आ रहे हैं कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के, क्या उस पर भी ये दोनों वैक्सीन काम कर रही हैं? अभी तक की रिपोर्ट क्या कहती है? I think it will be too early to comment upon the new strain because actually we are not very sure that which strains are coming, except the UK strain which has been identified. In the reports they are coming another 11-12 strains, but I think they are hardly not coming. But इसमें भी अगर हम देखें, it's not a good point, but it's again a good point that the severity of the infection with the new strain is much lesser, though it's a little more contagious. But with the previous experiences, the government policies has taken a good norm that they are not being growing across countries because the lockdown is happening in different countries. So probably spread will not happen. With regards to the efficacy of this present vaccine for the new strain, we do not know that how actually it will work. But based on the general immunity that it will develop across the जैसे अगर हम बात करें ना, आपने कभी सुना होगा कि फ्लू का वैक्सीन लगता है और वो काफ़ी जो हमारे जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं या जिनको कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है उनको हर साल लगाया जाता है। और वो वाला जो इन्फ्लुएंजा होता है, जो फ्लू होता है, वो हर साल चेंज हो जाता है, बट उसका एक पैकेज बना हुआ है उस वैक्सीन के अंदर और वो हर साल काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। फ्लू का वैक्सीन हर साल म्यूटेट होता है लेकिन वो सक्सेसफुल है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत म्यूटेशन इस वायरस में होगा भी तो ये एक जो वैक्सीन है ये काम करेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की, जिसको हम एक आपने काफी टर्म भी सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं या कुछ बोलते हैं कम्युनिटी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, जैसे आप पोलियो के बारे में भी काफी कॉमनली हमने बात किए हैं। अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर 60 से 70% लोग एंटीबॉडी उनके अंदर डेवलप हो जाए तो वायरस का ट्रांसमिशन अपने आप रुक जाता है। और फिर जो नए स्ट्रेन हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में निकल कर आई है वो ये कि तमाम अफवाहें हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सेफ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पद्मा आपका शुक्रिया, डॉक्टर राकेश आपका भी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राई रन चल रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, ये हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही जो भी अपडेट इस मामले में आगे होगी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे।